हाय गाइस, दिस इज सुरेंद्र फ्रॉम एस्कर कॉमर्स सॉल्यूशंस, योर फ्रेंड। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता है जब वो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज, जब उनको स्टडी लीव्स मिलती है उनके ऑफिस से। तो कैसे प्लान करें और क्या स्ट्रेटेजी रखें, कैसे हम स्टडी लीव्स को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। और क्या है ना कि जब हम एग्जाम्स के पास पहुंच जाते हैं तब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। बट जब हम स्टडी लीव से पहले, जब हम सोच रहे होते हैं कि हाँ हमें स्टडी लीव में क्या करना है, वही टाइम होता है सब कुछ करने का। सो सो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी अपने स्टडी लीव्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी सीए फाइनेंस का एग्जाम। तो आज मैं कंप्रेहेंसिवली यही डिस्कस करने वाला हूँ कि जब आप स्टडी लीव पे जाओगे तो आप खुद के लिए कैसे स्टडी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। हर बंदे के लिए हर डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं। उसे खुद को कैसे बेस्ट मार्क्स दिलवाने हैं, कैसे स्टडी लीव्स को बेस्ट यूटिलाइज करना है, वो हर बंदे पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई होगा। बट हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिससे कि आप इजीली खुद के लिए स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर पाओगे। सो गाइस, जब आप एग्जाम लीव से पहले डिसाइड कर रहे होंगे कि मुझे कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि आप अपनी सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लो। जो भी टाइम बचे वो आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए हो। ट्राई कीजिए कि आपकी जैसी स्टडी लीव स्टार्ट हो उससे पहले पहले आप सारी क्लासेस कंप्लीट कर लो, जितनी भी आपको क्लासेस टीचर से करनी है। देन जो आपका स्टडी लीव्स का टाइम हो वो सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। इवन ठीक है, कभी कभी कुछ होता है कि एक आध सब्जेक्ट आपका बच जाता है, देन ट्राई करो कि आप एक स्टडी लीव्स के स्टार्टिंग में ही उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। एंड देन माय सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू असेस हाउ मच टाइम डू यू हैव। तो सबसे पहले देखो कि आपने जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं उसके बाद आपके पास दिन कितने बच रहे हैं। तो आप दिन गिनिएगा कितने दिन बच रहे हैं, फिर हम उसको अलोकेट करेंगे सब्जेक्ट वाइज या हमें कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिवीजन शेड्यूल। ठीक है। बच्चों का ये डाउट आता है कि सर एक सब्जेक्ट को एक बार में करें या फिर दो सब्जेक्ट को हम एक ही दिन में साथ में लेकर चलें, या फिर ज्यादा सब्जेक्ट्स को एक ही दिन में एक साथ पढ़ें, या फिर हम प्रॉपरली एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर दूसरा सब्जेक्ट चालू करें। तो सी व्हाट आई सजेस्ट इज, एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट करो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, देन दूसरे सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए उठाओ। रीजन इसका क्या है कि जब आप एक ही सब्जेक्ट एक रिदम में पढ़ रहे होगे तो आपको एक एफिशिएंसी इंप्रूव होगी कि आप कम टाइम लोगे उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट के कंप्लीट होते ही आप उसको अगेन फुल्ली रिवाइज कर सकते हो। तो जैसे ही आपने अगर कोई सब्जेक्ट आपने पिछले 6-7 दिनों में रिवाइज करा है, देन आप लास्ट के दिन में आके अगर उसको पूरा रिवाइज कर लेते हो तो आपका अगर मेमोरी शेड्यूल इतना शानदार हो जाएगा कि आप उस चीज को भूलोगे नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट रिवीजन तक आप नहीं भूलोगे। एंड कुछ बच्चों को एक ही सब्जेक्ट 7-8 दिन तक बहुत बोरिंग लग सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बोरिंग है तो आप ये भी कर सकते हो कि दो सब्जेक्ट आप साथ में लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप 7-8 दिन के लिए एक ही सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो या फिर आपको एक ही दिन में दो दो सब्जेक्ट करके कंटिन्यू करना है। तो ये आपका एक रिवीजन शेड्यूल प्रिपेयर हो जाना चाहिए जिसमें आप मतलब हर सब्जेक्ट को आप कितना कितना दिन देना चाहते हो ये आप लिखोगे। ठीक है, हाउ मच डे फॉर ईच सब्जेक्ट, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हो, सब्जेक्ट को आप कितने दिन देने वाले हो। ठीक है। अब क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट में आपने 7 या 8 दिन अलोकेट किए, तो हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग जाए या कम टाइम लगे। तो डोंट वरी, आपको ना तो अगर कम टाइम लगे तो ज्यादा टाइम जानबूझकर लगाना है, ना ही अगर ज्यादा टाइम लगे तो पैनिक होना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के डेज को ऑब्जर्व कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो अगर ऐसा सीन होता है तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सी हम जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो हमें सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। अब एक दिन अगर ज्यादा भी लग रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बट इंश्योर करो कि आप जो पढ़ रहे हो वो एट दी एंड जब आप 7-8 दिन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए तो आप उसको रिवाइज कर लो, सो दैट आपने जो 7-8 दिन पढ़ा है वो आप भूलो नहीं और ऑल ओवर सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा कॉन्फिडेंस उस पर आ जाए। देन ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमें हमेशा मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है। अब कुछ गलतियां क्या हो जाती हैं कि बच्चे मॉक टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज या कुछ सेक्शन वाइज देते हैं, 30% सिलेबस, 40% सिलेबस। मानने की जब आप स्टडी लीव में आ चुके हो तो आप एग्जाम के इतने नजदीक हो कि अभी आप ये चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना आपको सुटेबल नहीं है। अभी आपको फुल सिलेबस करना चाहिए और उसके बाद फुल सिलेबस का ही मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहिए। आप मॉक टेस्ट सीरीज किसी भी टीचर का दो, दैट डजंट मैटर,
बट ऑलवेज गिव द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। सो उससे क्या होगा, काफी चीजें हैं। जब आप एक चैप्टर को पढ़ के मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आप सिर्फ एक उस चैप्टर को दिमाग में रखते हो। बट जब आप फुल सिलेबस देते हो ना, तो आप सब पूरे सिलेबस को आप अपने दिमाग में लेके जा रहे हो और उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई कर रहे हो। बट वो दोनों सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, जब आपके पास फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, तो यू विल बी एबल टू इवेल्युएट योरसेल्फ कि भाई आप एग्जाम में कैसा कर पाओगे। तो सी, गलतियां होती हैं जब हम हमारे पास बहुत कुछ होता है करने को, और हमारे पास कुछ ज्यादा करने को होता है, डिफिकल्ट करने को होता है, तब गलतियां होती हैं। जब हमारे पास एक ही चैप्टर रहेगा या दो तीन चैप्टर रहेंगे, तो उसमें कम गलतियां होने की संभावना बहुत कम है। और हमें मॉक टेस्ट सीरीज से हमें ये मतलब नहीं कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। हमारा पर्पस सिर्फ ये होना चाहिए कि हम हमारी कितनी गलतियां फाइंड आउट कर पा रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर पा रहे हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट का सिर्फ एक ही पर्पज है, गलतियां इम्प्रूव करना। अब उसके बाद और क्या गलती हो जाती है? गलती ये होती है कि हम मॉक टेस्ट सीरीज से डरने लग जाते हैं। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लगता मॉक टेस्ट सीरीज से, बट एक्चुअल में वो डर रहे होते हैं। वो क्या होता है कि बिल्कुल एग्जाम के नजदीक आने तक दो तीन बार जब तक रिवीजन नहीं कर लेते ना, तब तक उन्हें डर लग रहता है कि यार अभी मॉक कैसे दूं, मैंने तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ, मैंने तो अभी पूरा कंप्लीट ही नहीं किया सब्जेक्ट। बट ऐसी इनसिक्योरिटीज आपको फील अगर हो रही हैं, तो भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज से डरना नहीं है। बिकॉज आप किसी को दिखाने के लिए नहीं दे रहे हो मॉक टेस्ट सीरीज, ये आप खुद को इवेल्युएट करने के लिए दे रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि आप उस मॉक टेस्ट सीरीज को जैसे ही आप अलॉटेड टाइम में, जैसा आपने रिवीजन का टाइम पीरियड लिया है, जैसे अगर आप फर्स्ट रिवीजन 7-7-8-8 डेज का कर रहे हो, ठीक है, तो वो 7-7-8-8 डेज के कंप्लीट होते ही आपको वो मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। अगर आप वो नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम फियर से कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम फियर को झेल रहे हो। तो उस एग्जाम फियर को आप पे हावी मत होने दो। वो मॉक टेस्ट दो, जैसे ही आप वो कंप्लीट करो। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि जब आप मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल एग्जाम आने के नजदीक देते हो ना, तो तब आपके पास टाइम ही नहीं बचता कि आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सको। बट मॉक टेस्ट सीरीज का हमारा पर्पज ये है कि हमारी गलतियां हो और हम उसे इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करने के लिए जब टाइम ही नहीं मिलेगा, तो उस मॉक टेस्ट सीरीज का तो कोई वर्थ नहीं है ना। तो उस मॉक टेस्ट सीरीज को आपको एग्जाम से बहुत पहले देना है, जब आपके पास इनफ टाइम है। तो आप एग्जाम के बिल्कुल नजदीक जाके नहीं देना है। तीसरी चीज, जब आप एग्जाम के नजदीक जाके देते हो मॉक टेस्ट सीरीज, और इन केस आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, और ऑब्वियसली ऐसा होगा जब आपने पहली बार मॉक टेस्ट देंगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। और उस मार्क्स कम आने की वजह से अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, तो आपको अगर एग्जाम आते भी होंगे ना, तो भी आप एक प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जाम। स्टेशनरी एक बार भूल जाओगे मिल जाएगी, बट कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस आपका है और आपको ही साथ में लेके जाना पड़ेगा। सो गाइज, अभी तक हमने डिस्कस करा कि हाउ टू रीड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ व्हाट टू रीड। रीड क्या करें? तो रीड क्या करना है? सबसे पहले आपने जिस भी टीचर से क्लासेस ली हैं सब सब्जेक्ट के लिए, आप सबसे पहले वो असेस करो कि क्या वो आपके लिए रिलेवेंट रहेंगी। Because see, I have seen a lot of people who have failed in SCMP just because they ignored theoretical part. And some of the teacher in the market are just providing you the numerical part ka classes. So think before that when you are going for the study leaves, तभी आप डिसाइड कर लो कि आपने जो भी क्लासेस ली हैं। क्योंकि जब आप क्लासेस ले रहे होते हो तब आपको इतना आइडिया नहीं होता कि आपको किससे क्लास लेनी है और नहीं लेनी है। तो अगर आपने क्लासेस ले ली है, तो जब जैसे ही आप स्टडी लीव्स के लिए जा रहे हो, तो उस टाइम आपको सोचना है कि आपने क्लासेस ली हैं और वो कितने रेलिवेंट है आपके लिए, और आपने उससे क्या गेन किया है और क्या आपको उससे यूज करना है, और कौन सी चीजों को उसमें से छोड़ देना है। सो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने भी कुछ क्लासेस थी जो मैंने ली थी, एंड बाद में मैंने बिल्कुल ही उसको इग्नोर किया, ठीक है, और मैं शिफ्ट हो गया नए मटेरियल पे, जो कि मुझे लगा था कि एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट हो। दैट हैज बेनिफिटेड मी एज वेल, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हमें डिसाइड करनी है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या अरेंज करना है, ठीक है। दो चीजें ध्यान में रखना, एक कंसेप्ट नोट्स, दूसरा क्वेश्चन बैंक। ऑलवेज हमारा पैटर्न क्या रहना चाहिए, हमें कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए, देन पहले हमें कंसेप्ट करना चाहिए, और कंसेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए हमें क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो दैट हमें पैटर्न भी पता चले क्वेश्चन का और हम अपना माइंड भी अप्लाई कर पाए। तो कंसेप्ट नोट्स आप ट्राई कीजिए। आप जिस भी टीचर से क्लासेस ले रहे हो, अगर आपको उस टीचर के क्लास नोट्स अच्छे लगते हैं,
वो रेलेवेंट लगते हैं। अच्छा लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेपर्स के लिए रेलेवेंट है। आप अपने पीयर्स से बात करो, आपके सीनियर से बात करो कि कौन से कंसेप्ट नोट्स उन्होंने यूज करे थे, किस कंसेप्ट नोट्स की क्या कमी है और किस कंसेप्ट नोट्स के क्या बेटर है, तो वो कंसेप्ट नोट्स को यूज करो। दूसरा, क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक में मैं यही बोलूंगा कि क्वेश्चन बैंक हमेशा वो यूज करना जहाँ पे आपके पास सारे आईसीआई के क्वेश्चंस हो। ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले बुक करते हैं, फिर आरटीपी एमटीपी, तो उससे क्या थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर देखो मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, तो क्वेश्चन बैंक अगर आपको सभी क्वेश्चन एक ही जगह पे कलेक्ट करे हुए मिल रहे हैं तो यूज करो ना उनको, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करो। तो वो क्वेश्चन बैंक जो कि आईसीआई पैटर्न पे है, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन बैंक का यूज करो। देखो क्वेश्चन सिर्फ हमारे कंसेप्ट को बैकअप देने के लिए होते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास 8 सब्जेक्ट है। अगर आठों सब्जेक्ट में हम भरपूर क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हमें उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने की हमारे लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, और वो सफिशिएंट कितने हैं, जो कि आईसीआई ने अपने आरटीपी एमटीपी और बुक्स में दे रखे हैं, तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना कि ऐसा क्वेश्चन रखो जिसमें सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन हो सारे, और वो सारे कवर हो जाने चाहिए। ठीक है, और आईसीआई के फॉर्मेट में। तो हमें सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा करने ही नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट नोट प्लस वो आईसीआई के रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब ये चीज तो हमें करनी है ड्यूरिंग हमारे रिवीजन। अब हमें क्या करना है, 1 डे रिवीजन का मटेरियल भी होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत अच्छा रिवीजन करते हैं, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं स्टडी लीव्स में, बट लास्ट डे पे जाके अगर हम एक दिन में उस सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाते ना, तो सब वेस्ट हो जाता है। ठीक है, वो हम एग्जाम में लिख ही नहीं पाते। तो हमेशा जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको कंसेप्ट नोट ऐसे प्रिपेयर करने हैं, ऐसे समराइज होने चाहिए कि आप एक दिन में उसका रिवीजन कर पाओ। प्लस आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने क्वेश्चन करने के लिए मार्क करते हो, उन क्वेश्चन को साथ साथ में मार्क करते जाओ, सो दैट आपका लास्ट डे के लिए एक रिवीजन मटेरियल प्रिपेयर हो जाए, जिसको आप यूज कर पाओ एग्जाम से जाने से पहले का जो एक दिन है उसमें पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट का आप ओवरव्यू ले पाओ। ठीक है गाइज, कोई भी चीज अगर बड़ी है तो उसे करने से डरना मत, एज सुन एज इट इज रिलेवेंट। बिकॉज कम करके अगर नंबर कम आ रहे हैं ना, तो मेरे को लगता है कि आई थिंक दैट शॉर्टकट इज नॉट गुड। अगर आपको ज्यादा करके नंबर आ रहे हैं ना, तो अपने आप को पुश करो और वो पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो वैसे बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि लाइक हाउ मच रिवीजन, हाउ मच मॉक टेस्ट शुड बी गिव। ठीक है, तो मैंने उसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करी है कि देखो अगर आपके पास स्टडी लीव्स हैं 6 मंथ की, ओके, अगर आपके पास स्टडी लीव्स हैं 6 मंथ की, तो गाइस अगर आपके पास स्टडी लीव है 6 मंथ की, तो आपके पास आइडली 180 डेज है। तो आप 180 डेज में आप एटलीस्ट 3 मॉक सीरीज दे सकते हो, और 3 मॉक सीरीज देने के बाद भी आप एक बार रिवीजन कर सकते हो, शॉर्ट रिवीजन, ओके, जो कि लास्ट एग्जाम से बिफोर रिवीजन रहेगा। ठीक है, तो ये रिवीजन भी दे सकते हो और 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब मैं मॉक टेस्ट सीरीज को कैसे सजेस्ट करूंगा, कितना कितना टाइम देना चाहिए। देखो फर्स्ट मॉक सीरीज में आप एटलीस्ट 8 to 9 डेज का टाइम दे सकते हो, जिसमें 8th और 9th डे पे आपको मॉक देना चाहिए। ठीक है, आइडियली इतना टाइम देना चाहिए, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, देन आपको जो सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज है, सेकंड मॉक सीरीज में आपको एटलीस्ट आई गेस 4 डेज दे सकते हो आप, जिसमें 4th डे पे या 4.5 डे दे सकते हो, जिसमें कि उसमें मॉक सीरीज आपको मॉक भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इतना आप आइडियल टाइम दे सकते हो। देन आप उसमें 4 रिवीजन कर सकते हो, और इन थर्ड रिवीजन आप 2 या 3 डेज दे सकते हो। तो अगर 6 मंथ और उससे ज्यादा का टाइम है आपके पास, तो आप 4 रिवीजन करो, जिसमें 3 मॉक टेस्ट सीरीज दो आप एटलीस्ट, और फोर्थ रिवीजन तो एग्जाम से जस्ट बिफोर। अगर आपके पास 5 मंथ्स है, मतलब अराउंड अराउंड 150 डेज के अराउंड है, तो आप 3 रिवीजन कर सकते हो, 3 मॉक दे सकते हो, जो कि मॉक टेस्ट सीरीज के साथ साथ ही रिवीजन हो जाते हैं। देन 4 मंथ है, तो 4 मंथ है तो आपके पास 120 डेज होते हैं आइडली, जिसमें आप 3 सीरीज देना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप तो 3 सीरीज को अच्छे से नहीं दे पाओगे, टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको अच्छा रहेगा कि आप 2 मॉक सीरीज दो, और लास्ट में जो आपका टाइम बचे उसको आप एग्जाम से पहले एक रिवीजन के लिए यूटिलाइज करो। अगर आपके पास स्टडी लीव्स हैं 3 मंथ्स की, अराउंड 90-100 डेज हैं, तो आप 2 रिवीजन कर सकते हो, 2 मॉक सीरीज दे सकते हो अच्छे से। सीए फाइनल में थोड़ा क्वालिटी मैटर करता है क्वांटिटी की बजाय, है ना।
तो क्वालिटी भी होना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्वांटिटी के, है ना। अगर आपके पास 3 महीने से भी कम का टाइम है तो आपको असेस करना पड़ेगा कि हाउ यू कैन मैनेज, कि आप कितने रिवीजन कर पाओगे। और एटलीस्ट आप 2 रिवीजन तो करे करो, और एक मॉक टेस्ट सीरीज तो आप जरूर दो, क्योंकि उससे ही आपको गलतियों का एहसास होगा और आप बेटर कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बट सी इट कैन बी वेरीड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एज आई सेड अर्लियर, बिकॉज एक स्ट्रेटेजी एक बंदे पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही था कि आप सबसे पहले एग्जाम लीग स्टार्ट होने से पहले असेस कर लो कि आपने क्या सब्जेक्ट में क्या करा है। ठीक है, देन आप अपना एक कंसेप्ट नोट और क्वेश्चन बैंक को तैयार करो, और वही आपको आपके फुल टाइम जो स्टडी लीव्स हैं उसमें आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, अदरवाइज आपके देखो आईसीआई अगर कुछ नया मटेरियल इशू करता है तो दैट इज हैज टू बी डन इन बिटवीन, बट अगर आप ऑलरेडी जो मटेरियल यूज करने वाले हो आप वही यूज करो, 3 के 3 रिवीजन में आप मटेरियल चेंज मत करो, ये ध्यान रखो। और कोशिश करो कि आपने जो कंसेप्ट नोट्स रखे हैं वो इतने कंसाइज हों, और क्वेश्चंस में भी आप मार्क करते जाओ कि आप एक दिन में आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओ। ये तो था कि आप क्या होता है कि स्टडी लीव से पहले जब आप सोच रहे होते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, इसके लिए एक स्मॉल सा वीडियो था। तो आगे कैसे स्टडी के टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सोल्व करना है, कैसे एग्जाम्स में आपको अच्छा करना है, एग्जाम्स में स्कोर करना है, कैसे आप मॉक टेस्ट सीरीज से सीख सकते हो और अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, इसके लिए हम अलग से सेपरेट सी एक वीडियो बनाएंगे। बट ये उन लोगों के लिए है जो अपनी स्टडीज को स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल की, बिकॉज उनकी स्टडी लीव्स में भी अब थोड़े टाइम में स्टार्ट होंगी, तो स्टडी लीव स्टार्ट होने में उनके लिए बेनिफिशियल होगा वीडियो। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच।